हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए एक प्रैक्टिस बेस शुरू किया था और ये प्रैक्टिस बेस का आज जो मॉक टेस्ट नंबर है वो 3 है। अगर इससे पहले के आप लोगों ने 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है? आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं और ये क्लासेज आप लोगों को डेली मिला करेगी और इसका जो टाइम है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 7 AM, ठीक है? दिवाली के दिन भी, होली के दिन भी, रक्षाबंधन के दिन भी, यानी कि फेस्टिवल को भी आपको ये क्लासेज जो है वो मिला करेगी। किस कितने बजे? 7 AM तक, ठीक है? अब हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले जैसे ही कोई भी टॉपिक आएगा तो हम लोग पहले उसके बेसिक जानेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है? एक होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आराम आराम से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है? एक होता है यहाँ से सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ऑलराइट, ठीक है? ध्यान रखना, यदि हम लोग एसपी में सीपी माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है? क्या याद रखेंगे आप लोग कि जब कभी भी अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब हम लोग सेलिंग की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन यदि हमें लॉस चाहिए तो लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, ठीक है? एक कभी-कभार आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज और एक होता है यहाँ पर लॉस परसेंटेज। ऑलराइट, ठीक है? तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। लेकिन यदि हमें लॉस परसेंटेज चाहिए तो कितने रुपए का लॉस हुआ अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, साथ में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? चलिए, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर बाद में सोल्व करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल आइटम at 11 upon 25 of its selling price, a shopkeeper incurs a loss of 34% if he sells it at 80% of its original selling price. Find his profit percentage. आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 11/25 पर बेचने पर एक दुकानदार को 34% की हानि होती है, ठीक है? यदि वह इसे इसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। यदि हमें यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किस किस की चाहिए, तो आप कहेंगे आपको जो वैल्यू चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए वो हमें यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसको मैं 2 मेथड से समझाऊंगा, आपको जो मेथड बेस्ट लगे वो आप लोग कर लेना। देखिएगा, जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 25 रुपए, ठीक है? प्रेजेंट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 11 रुपए है। कितना है? 11 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि 11 रुपए में बेच रहा है तो उसको 34% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आप लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये जो 11 है ये किसकी वैल्यू? 34% आनी यानी कि 66 की और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। आगे कह रहा है कि यदि वह इसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है
तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे नया सेलिंग प्राइस जो है वो 25 का कितने परसेंट पर बेचना चाह रहा है? तो आप कहेंगे 80% पर। तो 25 का 80% जो होता है वो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। और ये क्या हो गया है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब यदि आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देखते हैं, तो मैं हमेशा यहाँ से क्या करता हूँ, इसका रेशियो बना लेता हूँ। 11 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 6 टाइम्स। 20 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 5 टाइम्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यदि 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस 6 रुपए है, तो क्या आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं क्या? 5 रुपए की वस्तु आप 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 1 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20%। ये रहा आपका एकदम बेसिक वाला मेथड, एकदम अच्छा वाला मेथड। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए, आप लोग कर पाएंगे। इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है वो देखिएगा आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट वाला मेथड आप लोग समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि 11/25 के मूल्य पर बेचने पर, यानी कि 11/25 के सेलिंग प्राइस पर बेचने पर उसको क्या हो रहा है? 34% की हानि। 34% की हानि, या 66 में बेचेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो 11 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 6 टाइम। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ऐसे नहीं होगा, ऐसा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। कभी कभार आंसर जो है वो मैचिंग कर जाता है, लेकिन हमेशा जो है आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन 1529, 2178 and 2886 are divided by the largest number n, ठीक है, the remainder in each case is r, what is the value of 3n minus 2r? जब 1529, 2178 और 2886 को सबसे बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो r प्राप्त होता है। तो हमें ये वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो क्या एचसीएफ होती है क्या? ठीक है, लार्जेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ होती है, और एक होता है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या होती है लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या यानी कि लिस्ट नंबर, और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये यूज होती है इसमें, सबसे बड़ी संख्या। ऑलराइट, चलिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी यदि हमें एचसीएफ चाहिए, ठीक है, यदि हमें यहाँ पर एचसीएफ चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो, 2178 में से 1529 का जो डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से 18 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है, 18 में से 9, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कितने बच गए? 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हो गए हैं 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, यहाँ से आगे 649। ओके, अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखो, तो यहाँ से यदि हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, ठीक है। तो
यहाँ पर कितने बचे 7 और ये भी 7, तो 7 में से 7 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पर कितने हैं 8 है और यहाँ पर कितना 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 708। ओके, अब आप फिर से इनमें दोनों में डिफरेंस, तो दोनों में जब आप डिफरेंस करोगे, ठीक है, सो कितना आ जाएगा 708 में से ये, तो 18 में से 18 में से 9 जाएगा तो 9, ठीक है। यहाँ पर कितने बच गए 9, 9 में से 4 जाएगा सो कितना आएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 59 आ गई है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि जब सभी से बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है वो r आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 1529 में किससे डिवाइड करना है 59 से, तो करो यहाँ पर। अब देखिएगा हर कोई क्वेश्चन आसान नहीं आता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो यहाँ पर 1529 में किसका भाग दोगे 59 का, तो यहाँ से कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि कितना होगा 118, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4, 4 में से 1 जाएगा सो कितना आएगा 3, ठीक है। फिर से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 बार यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 59 को, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, फिर कितना 4, 4 और कितना पचम 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5। अब आपके पास में n की भी वैल्यू आ गई है और r की भी वैल्यू आ गई है। तो n की वैल्यू कितनी है, तो 3 इंटू 59 माइनस के 2 इंटू 54, तो यहाँ से ये तो कितना आ जाएगा 9 ते 27, 15 और 2 17 माइनस के 108, तो आंसर विल भी कितना आ जाएगा यहाँ से 69। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा ए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डीआई का जो क्वेश्चन है, यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो विद इन सेकेंड्स में करके निकल जाओगे, और अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आई देन इसमें आप लोग फंस जाओगे। आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 10 इज 4:5, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 7 इज 5:9, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 7 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द 10th क्लास, ठीक है। कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो ये है, ठीक है, और कक्षा 7 में ये है। आपसे पूछा गया कक्षा 7 में बॉयज, तो क्लास 7 कौन सा है, ये वाला सर्किल, और इसमें कितने हैं टोटल, तो आप कहेंगे 75.6 है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है 7th की। 7th में जो टोटल स्टूडेंट्स है का रेशियो है वो कितना है 5:9, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 14, और हमें यहाँ पर किसका रेशियो चाहिए, तो ये कह रहा है कि 7 में जो है हमें बॉयज का चाहिए, तो बॉयज का रेशियो यहाँ पर कितना है 5 है रेशियो में। फिर से यहाँ पर 10th के लिए, तो 10th के लिए 10th का जो सर्किल है वो कहाँ पर है, ये रहा, यानी कि 64.8 अपॉन में 10th में टोटल जो स्टूडेंट है वो का रेशियो कितना है 4 और 5 9, और हमें क्या पूछा है गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर 5 है। यहाँ से देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये पॉइंट से यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, और 9 से कितनी बार कटेगा 9 7 63 और 9 दूनी 18, ठीक है। 14 से ये, तो 14 पंजे 70 और 14 चौके 56, ठीक है। यहाँ से 18 से ये 3
और 18 से 4, तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि एक सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एक वर्ग में एक वृत्त जो है वो बनाया गया है, ठीक है, या फिर उसके अंदर ही है, ऐसा कुछ समझो। अनदर सर्किल कॉन्सेंट्रिक टू दिस सर्किल इज ड्रॉन इनसाइड द सर्किल। इस जो अपने ये वृत्त बनाया है इसके अंदर एक अन्य वृत्त और खींचा गया है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिंग फॉर्म्ड बाय दीज टू सर्किल्स इज 1540 centimeter and the difference between their radius is 7 centimeter. What is the perimeter of the square in centimeter? ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद में हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो अंदर है वो इसने सर्किल बनाया है ना। तो चलिए सर्किल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये लो, इसके अंदर मैंने हल्का सा ये लो, इसके अंदर मैंने एक सर्किल बनाया है। फिर कह रहा है कि सर्किल के अंदर फिर से एक सर्किल है, तो सर्किल के अंदर फिर से एक सर्किल और बनाना है मेरे को। ये लो, सर्किल के अंदर एक और सर्किल मैंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ से एक वृत्त, ठीक है, इन दो वृत्तों द्वारा निर्मित इनका ये, और उनकी जो रेडियस है, उनकी जो त्रिज्या है, ठीक है, तो एक तो यहाँ से कौन कौन सी रेडियस हो जाएगी, ध्यान से देखो। एक तो ये सेंटर से यहाँ से पास हो जाएगी, एक तो ये वाली रेडियस, और एक इसकी कौन सी रेडियस होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली रेडियस को मैं कैपिटल आर नाम देता हूं और इस वाली रेडियस को मैं स्मॉल आर नाम देता हूं। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये रिंग का जो क्षेत्रफल है वो ये है। क्या आप लोगों को पता है क्या कि जो रिंग का एरिया होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे रिंग का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर माइनस आर, आर माइनस आर, और फिर आर प्लस के आर। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1540 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर माइनस आर, यानी कि रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर प्लस आर हमें नहीं पता, ये किसके बराबर है, 1540 के बराबर है। ठीक है, यहां से जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 से ये कितने टाइम्स, 70 टाइम्स। अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको a प्लस बी इक्वल में जैसे 7 दे रखा है और a माइनस बी इक्वल में यदि आपको 3 दे रखा है, तो आपसे अगर a की वैल्यू पूछे तो आप दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 10, और अगर आपसे a माइनस यानी कि b की वैल्यू पूछे तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, यदि आपको a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर b की वैल्यू चाहिए तो दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों का डिफरेंस लेके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे सो 7, और दोनों का डिफरेंस लेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे एक बात बताओ, यदि हमारे पास में r प्लस आर की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ गई है, 70, और यहाँ से r माइनस आर की जो वैल्यू है वो 7 है, तो क्या आप लोग यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल,
तो यहाँ से 2r इक्वल में जो है वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 77। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 77/2। तो यदि ये वाली रेडियस 77/2 है तो ये भी 77/2। ठीक है, तो कंप्लीट जो है यहाँ से ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई है 77। आपसे क्या पूछा गया इसका पेरीमीटर, तो आपको पता है पेरीमीटर इसका 4 गुना होता है। तो 77 को हम लोग किससे कर रहे हैं 4 से, 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 30। 308 आप लोगों का जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से बी। ठीक है, कोई डाउट्स तो है नहीं ना किसी को? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से ध्यान रखना, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को, किसी भी किसी भी यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को हम लोग यदि क्या करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, पिघलाते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि टू सॉलिड मेटलिक राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ हाइट 31 सेंटीमीटर एंड 53 सेंटीमीटर, each of base radius 21 centimeter are melted and cast into a solid sphere. What is the surface area of the sphere? ठीक है, ऊंचाई है वो 31 सेंटीमीटर व 53 सेंटीमीटर वाले दो ठोस विकलमवर्ती शंकु, जिनमें से प्रत्येक की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है और उनको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो शंकु है यानी कि जो कोण है उनका वॉल्यूम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई। पाई कॉन्स्टेंट है इसमें सभी में, पाई आर। जो रेडियस है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 21 है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 31 है। ठीक है, फिर सेकंड जो कोण है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है 53 है। क्या आप लोग जानते हैं क्या कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से यदि हम लोग कॉमन ले तो ये पूरा कॉमन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे अंदर जो है वो 31 प्लस के 53, ये किसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, सो आप कहेंगे ये हो जाएगा 50 और 30 80 84, और ये किसके बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अब यहाँ से जो करता है हम लोग उसको काट देंगे। तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 4 जो है ये 21। तो आप मुझे एक बात बताओ, 21 का स्क्वायर है और ये 1 और 21 है, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 21 का क्यूब बराबर में कितना है आर क्यूब। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, आप कहेंगे आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गई है देन आपसे क्या पूछा गया, सॉरी सरफेस एरिया। तो आप लोगों को पता है कि जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान ऐसे रखना है, आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, और 21 इंटू 21 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 441 इंटू 4, और ये है पाई। ठीक है, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब होगा, है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग कभी आसान लेंगे, कभी मुश्किल लेंगे, कभी मॉडरेट लेंगे, कभी डिफिकल्ट लेंगे, इस तरह से जो है हम लोग चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। देखिएगा, क्वेश्चन है कि ए हैज एन अमाउंट ऑफ इतने रुपीज which is 16% more than that of B and 20% less than that of C। ठीक है, what is the total amount that B and C have। ये कह रहा है कि A के पास इतनी राशि है, B की तुलना में इतना अधिक है और C की तुलना में ये कम है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले A, फिर है यहाँ पर B, और फिर कौन है, यहाँ पर C है। ठीक है, ये कह रहा है कि A के पास B की तुलना में 16% अधिक है। इसका मतलब यदि ए के पास में 100 रुपए, सॉरी बी के पास में 100 रुपए है, इसके पास में 16 रुपए ज्यादा है, यानी कि कितना होगा, 116। ठीक है, और सी की तुलना में 20% कम है, यानी कि ये जो 116 है ये सी के लिए 20% कम है। तो यानी कि ये जो 116 है 20% कम है, क्या 80 है क्या, और हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की। सोल्व करते हैं, ये 4 टाइम्स और ये यहाँ से 5 टाइम्स, 4 से ये 29 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 145। चलिए, अब तीनों का हमारे पास में रेशियो आ गया है। आपको दिया गया ए के पास इतना अमाउंट है, यानी कि 12,528 जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसे नीचे, और जो पूछा जाता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 116। ये ए का अमाउंट है, ये ए का रेशियो है, और मल्टीप्लाई में क्या पूछा गया है, बी और सी के पास। तो बी के पास 100 रुपए है, और ये कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ठीक है, 116 से ये कितने टाइम जाएगा, तो 108 टाइम्स जाएगा, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, 108 को 245 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर दो। तो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 40, 8 पंजे 40, कैरी कितना, 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वापस इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले नंबर से, कितना है, 32, और इस पीछे लास्ट के लास्ट से मल्टीप्लाई, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 36, यानी कि लास्ट में 60, लास्ट में 60 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर विल भी कौन सा हो जाएगा, यहाँ से बी। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो कैलकुलेशन की क्लास भी मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। ये क्या कर रहा है, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 14 डेज। ठीक है, बी इज 33 1/3% लेस efficient than A। Both of them started working together, but A left the work 2 days before 2 days completion, and B left
द वर्क ही केप्ट वर्किंग until it was done. ठीक है, in how many days was the whole work was completed? एक निश्चित कार्य को 14 डेज में और बी उससे कम इफिशियंट है, ए और ये बी। अब सभी लोग जानते हैं कि 33 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/3। बी ए से कम है, किससे कम है ए से। यदि ए यहाँ पर 3 है तो बी 1 कम है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2। अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जब कभी भी अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो आपको जैसे ए का यहाँ पर आपको टाइम भी दे रखा है और इफिशियंसी भी, तो आप लोग टोटल वर्क उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो टोटल वर्क है वो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 × 3 42 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ध्यान रखना, अगर कोई भी 2 दिन पहले छोड़ता है तो हम लोग उसको छोड़ के जाने नहीं देते हैं, ठीक है, उससे हम लोग काम जो है वो पूरा करवाते हैं। ओके, उससे हम लोग क्या करते हैं, काम पूरा ही करवाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, उसको हम लोग जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहां से दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया और ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर वो 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो कितने यूनिट काम और करता, 6 यूनिट। तो 6 और हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 48 यूनिट। अभी जो 48 यूनिट है वो कौन करेगा, ए और बी, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सही 3/5 डेज। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, बताओ क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या, या फिर किसी को कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को सभी स्टूडेंट। ये कह रहा है कि एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर ₹1600 कैश डाउन पेमेंट और 700 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 3 monthly installment of ₹310. What is the approximate annual rate of interest charged under the installment plan? एक वस्तु 1600 रुपए के नगद भुगतान पर, या फिर यूं कहे कि 700 रुपए की नगद तत्काल अदायगी और उसके बाद में 310 रुपए की 3 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। ठीक है, तो किस्त योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर लगभग क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मुझे यहाँ से एक बात बताओ सभी स्टूडेंट, यदि 1600 रुपए में से 700 रुपए दे दिए तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 900 रुपए। कितने रुपए, 900 रुपए। फिर नेक्स्ट मंथ फिर से 310 देंगे और 310 देंगे तो 900 में से 310 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर से 590। फिर से हम 310 देंगे और 310 देने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा लास्ट में अमाउंट 280। अब जो है हम लोगों को कितना भुगतान करना है, तो 0, 9 और 8 17 कैरी 1, 9 और 5 14 2 16 और 1 हो जाएगा यहाँ से 17। यानी कि इतने रुपए हम लोगों ने क्या किया है उसमें जमा करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्या यहाँ से प्रिंसिपल का काम करेगा, बिल्कुल यहाँ से जो प्रिंसिपल का वर्क करेगा कितना आ जाएगा 1770 रुपए। ठीक है, अब मुझे एक बात और स्टूडेंट अच्छे से बताओ कि अगर 1600 रुपए नगद भुगतान नहीं है, 700 रुपए की मासिक किस्त है, 700 रुपए का तो भुगतान कर देता है और 310 की मासिक किस्त 3 किस्त है, तो 310 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 930। तो यहाँ से 0, ये 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1630। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं क्या कि 1600 रुपए देने थे लेकिन दे कितने रहे हैं 1630,
यानी कि जो ब्याज है वो कितना रहा है, क्या 30 रुपए रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 30 रुपए ही रहा है। ठीक है, आपसे एक पूछ रहा है यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई अपॉन में प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। तो 100 इंटू एस आई यानी कि ब्याज कितना है, 30 रुपए है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, 1770 है, इंटू टाइम, टाइम कितना है, यानी कि वार्षिक दर है लेकिन महीने की बात की जा रही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है, यहाँ से यदि हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ओके, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ से ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3600/177, और 3600/177 कितना हो जाएगा, यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से 20.3%, ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट जो है वो 3% आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले जो क्वेश्चन, अब कई क्वेश्चन है ना आप लोगों को बिना पेन चलाए करने ही करने हैं यदि सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 6 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रेनू एंड रमन वाज 5:11। 6 years from now the ratio of their age will be 11:17। what is the sum of their present age? 6 वर्ष पहले रेणु और रमन की आयु का अनुपात ये है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक कौन है, रेणु है, और एक कौन है, रमन है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, 6 years एगो, रेणु और रमन की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात कितना है, 11 है। ठीक है, आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 ईयर इनकी जो एज का डिफरेंस है, एज रेशियो है वो कितना है, 11:17 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसका डिफरेंस चेक करते हैं। देखो 11 और 17 का जो डिफरेंस है वो 6 है, 5 और 11 का डिफरेंस भी 6 है, यानी कि 6 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है, 12 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एक की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगी 10, और एक की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 22। आपसे क्या पूछ रहा है, उनका योग पूछा गया है। तो यहाँ पर ये 10 और ये 22, तो 10 प्लस के 22, ये कब की एज है, 6 वर्ष पहले की। यदि हमें प्रेजेंट चाहिए तो हमें यहाँ पर कितना और ऐड करना पड़ेगा, 12 और हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से बी। ऑलराइट, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को यदि अच्छा स्कोर करना है तो कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को बिना पेन चलाए करने ही करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और इनवर्सली प्रोपोर्शन से हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ऑलराइट, ठीक है, तो यहां से देखो ये ए बी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। यदि अनुक्रमानुपाती है तो यहां से आ जाएगा बी अपॉन में कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल में जो है वो मैं कुछ के मान लेता हूं, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, बी अपॉन में कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट करता हूं तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो
तो आप कहेंगे ए की वैल्यू है 20, ठीक है, इक्वल में ए की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे बी की जो वैल्यू है वो है 25 है, अपॉन में सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 18, ओके। तो यहां से जो है वो कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो यहाँ से यदि हम लोग इसको सोल्व करें तो 5 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स, तो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यानी कि 72/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 72/5 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया, ए का मान, तो यहाँ पर रख दो, के की वैल्यू कितनी है 72/5 है, इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 35 है, और यहाँ से सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 16 है, ठीक है। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लो, तो 5 से ये कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स, और यदि हम लोग यहाँ से सोल्व करें सो देखो 8 से ये कितनी बार 2 टाइम्स, और 8 से कितनी बार 9 बार, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63/2, और 63/2 जो होता है वो क्या 31.5 होता है क्या, और यही आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो और आंसर दो। ये कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:5 and solution B contains acid and water in the ratio 6:7. 7 liter of A is mixed with 9 liter of B. What is the amount of acid in 312 ml of the resulting solution? ठीक है, एक यहाँ पर जो है वो कंटेनर A और एक कंटेनर जो है वो B है, यानी कि एक यहाँ पर कंटेनर A और एक जो कंटेनर है वो कौन सा है B है, ठीक है। और इनकी जो कैपेसिटी है, इसको ए को जो है वो 7 लीटर के साथ में मिला दिया जाता है, और ये जो बी है इसको 9 लीटर के साथ में मिला दिया जाता है, ठीक है। इनका जो रेशियो है ए में वो है 2:5, और बी में जो रेशियो है वो है 6:5, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल जो है वो एक कंटेनर में 7 लीटर है, 7 लीटर को आप लोग 2:5 में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप कहेंगे 7 के नीचे 7, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2, और एक की वैल्यू, यदि 7 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इनका जो सम है वो कितना है 9 है, रेशियो का सम कितना है 6 और 7 13, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ से सेकंड की जो वैल्यू आएगी वो 9/13, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ से 7 से, ओके। तो यहाँ से हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं, एसिड एसिड को और वाटर वाटर को। तो देखो यहाँ से ये 2 और ये, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 56/13, यानी कि 54/13, और प्लस के कितना है 2 है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, तो 63/13, और प्लस के कितना है यहाँ पर 5 है, तो 13 ने 26, 54 और 26 कितना हो जाएगा 80/13 है, और ये कितना हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, और ये यहाँ से आ जाएगा 128/13 है, तो रेशियो में 13 से 13 कट जाएगा, और यहाँ से यदि हम लोग सोल्व करें तो 16 पंजे 80, और 16 8 कितने होते हैं
128, है ना? ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया 5:8। आपसे क्या पूछा गया इसने, ये पूछ रहा है यहाँ से अम्ल की कैपेसिटी। तो ये जो 312 है ये किसकी वैल्यू है, 8 और 5 13 की, और हमें यहाँ पर जो पूछा गया है वो अम्ल की मात्रा पूछी गई है। तो अम्ल का जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे अम्ल का जो रेशियो है वो कितना है, यानी कि स्टार्टिंग में अम्ल है, एसिड है, तो एसिड का रेशियो यहाँ से कितना है 5 है। 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 120। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम ही आसान क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी पर रूल बेस्ड है और ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। डेली आप लोग 7 बजे तैयार रहा करो नोटबुक और पेन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।